एक बच्चा था, अभी मुझे लग रहा है कि शायद साल डेढ़ साल पहले की घटना होगी। उसके छाती में कील चली गई है कि कील जो थी वो फेफड़े में थी, बिल्कुल अंदर। पीडियाट्रिक सर्जन जो होता है वो नवजात शिशुओं से लेके जो बच्चे जन्म में रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चे रहते हैं वहाँ से लेकर और 18 साल के उम्र तक के बच्चों का जो इलाज होता है, जो सर्जरी का पार्ट होता है, वो एक पीडियाट्रिक सर्जन के निगरानी में होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी, सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर। हम सबके साथ हैं सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के जाने माने बाल सर्जरी और जनरल सर्जरी के चिकित्सक डॉक्टर रविकेश सर। आज उनसे कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझे मौका दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके नाम के साथ अक्सर जुड़ता है, पीडियाट्रिक सर्जन, तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पीडियाट्रिक सर्जरी है क्या? इस सवाल से हम लोगों ने, जिस सवाल से आपने इस पॉडकास्ट का शुरुआत किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और आम जनमानस के लिए अभी भी ये जो शब्द है पीडियाट्रिक सर्जरी, वो एक तरह से समझिए बहुत अछूता जैसा है। लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जरी होती क्या है। पीडियाट्रिक सर्जरी, या ऐसे कहें पीडियाट्रिक सर्जन जो होता है, वो नवजात शिशुओं से लेके जो बच्चे जन्म में रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चे रहते हैं वहाँ से लेकर और 18 साल के उम्र तक के बच्चों का जो इलाज होता है, जो सर्जरी का पार्ट होता है, वो एक पीडियाट्रिक सर्जन के निगरानी में होना चाहिए आइडियली। जो अभी भी मैं सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं कर रहा, ये पूरे भारतवर्ष में अभी भी इस चीज़ से लोग अभी पूरी तरीके से जानकार नहीं हुए हैं, जिसके कारण से बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, अभी भी हमारे देश में न्यूनेटल मोर्टालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर सर्जिकल बच्चों में, क्योंकि बच्चे सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां उनका समुचित इलाज हो पाए। तो पीडियाट्रिक सर्जरी जो एज ए होल, एज ए शॉर्ट अगर उसमें मैं बताऊं आपको, तो वो 0 वर्ष से, ऐसा कह सकते हैं सामान्य भाषा में, कि 0 वर्ष से 16-18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज जो होता है वो एक पीडियाट्रिक सर्जरी का हिस्सा होता है, और पीडियाट्रिक सर्जन के निगरानी में वो हो तो बेहतर है। सर, जैसा कि आपने कहा कि 0 वर्ष यानी जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उस दिन से ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक सवाल यहाँ पर आता है कि आमतौर पर देखा जाए तो कैसे कैसे केसेस या किन किन अवस्थाओं में इस सर्जरी की आवश्यकता होती है, जब एक नए माता पिता को एक पीडियाट्रिक सर्जन से संपर्क करना चाहिए? देखिए, आजकल जितनी भी एडवांसमेंट हैं, जो आधुनिक तकनीक हैं, उससे बहुत बार माँ के गर्भ में ही हमें बच्चों के बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। बहुत सामान्य बीमारियों का नाम ले रहा हूँ, हजारों बीमारियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ बीमारियाँ जो हमारे समाज में अभी भी बहुत कॉमन हैं, जैसे पीठ पे रीढ़ के हड्डी में घाव होना, दिमाग सर बड़ा होना, गुर्दों में सूजन होना, पूरी पेशाब की नलियों में सूजन होना, आंतों में छोटी छोटी गांठें होना, ये सारी बीमारियां हैं जो आजकल हम लोग गर्भ में ही पता कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, हम लोग नॉर्मली लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है जो 16 से 20 हफ्ते के बीच में होना चाहिए आइडियली। ये भी सारे माता पिताओं का होना चाहिए। इस माध्यम से मैं ये भी थोड़ा बहुत लोगों को जागरूक करना चाहूँगा। तो उस समय बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है हमें जो माँ के गर्भ में है। मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि अगर ऐसी कुछ दिक्कतें हों तो गायनेकोलॉजिस्ट, जिस भी आप स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा रहे हो, नॉर्मली पीडियाट्रिक सर्जन के पास एक बार सलाह लेने के लिए ज़रूर भेजते हैं। हम लोग फिर उनको गाइड करते हैं कि लोगों को कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, आगे डिलीवरी कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो गर्भ से ही पता रहती हैं, डिलीवरी के बाद हम लोग उसका इलाज करते हैं। बहुत जो कॉमन बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों का नाम मैंने लिया, उसके साथ साथ बहुत बार बच्चों का लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता है, बिल्कुल बंद होता है, बच्चे लैट्रिन नहीं कर पाते हैं। सांस की नली, खाने की नली आपस में जुड़ी होती है। आंतों में बहुत बार बच्चे
जन्म के तुरंत बाद नॉर्मली 24 घंटे के अंदर लैट्रिन कर लेना चाहिए, पॉटी कर लेना चाहिए, वो नहीं करते हैं, बच्चों का पेट में सूजन होता है, नीचे आंतों की नसों की बीमारी होती है। इन सारी स्थितियों में पीडियाट्रिक सर्जन का रोल होता है, और जितनी जल्दी आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास पहुँचें अगर ऐसी बीमारी हो, उतना बेहतर है। आपको जब पता चले, एक बार अगर गर्भ में पता चल जाता है तो भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन से जो भी नज़दीकी हैं उनसे आपको सलाह लेनी है। गर्भ के बाद, जन्म के बाद पता चलता है, ये सब बीमारियां दिख जाती हैं, लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है, बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं, हम लोग दूध पिला रहे हैं, वो हरी हरी उल्टी करने लग रहे हैं, थूक निकल रहा है, तो ये सब बीमारी आपको सामने दिख जाएंगी। उसमें बहुत किसी डॉक्टर का भी वो नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल डॉक्टर ही बता पा रहा है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो तो आपको तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन से सलाह लेनी है। लेकिन सर, जब खासतौर से जब छोटे बच्चों की बात आती है तो कुछ मिथक सामने आते हैं, जैसे कि सर्जरी के बाद बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, या फिर बहुत कम उम्र में, या 1 दिन का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा है तो उसकी सर्जरी सफल नहीं होती। तो इस जो मिथक हमारे समाज में है उसके लिए सर। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथक है और उसको तोड़ने का प्रयास आज के समय में सारे डॉक्टर्स, खास करके हमारे जैसे पीडियाट्रिक सर्जन्स, इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल इतनी आधुनिक तकनीक आ गई है, आधुनिक बेहोशी के तरीके आ गए हैं, आधुनिक सर्जरी के तरीके आ गए हैं कि आजकल बच्चों की सर्जरी सामान्य सर्जरी की तरह, नॉर्मल सर्जरी जैसे बड़े लोगों की सर्जरी होती है वैसे सर्जरी में आ गई है। एक तरह से एक नॉर्मल भाषा में, हर बीमारियों का वैसे अलग अलग वो होता है, लेकिन एक नॉर्मल भाषा में 99% तक की सर्जरी बिल्कुल सेफ है, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है। समाज को ये बताना हमारा आपका कर्तव्य है कि जैसे मन में डर जरूर होता है, सर्जरी के नाम पे ही लोग डर जाते हैं, ऊपर से बच्चे की सर्जरी में लोगों का डर जरूर बढ़ा होता है, लेकिन आजकल की तकनीक और आधुनिकताओं को देखते हुए ये सब बिल्कुल सेफ है। तो उसमें कहीं से भी कुछ इफ़ बट नहीं है कि हमें इसमें सोचना है कि नहीं दिक्कत है। और 2 शब्द का इस्तेमाल किया सर आपने, एक लेप्रोस्कोपी एक शब्द आया, और एक आपने कहा तकनीकी। तो एक छोटा सा सवाल है सर कि अगर आज के समय में जो तकनीकी और अगर लेप्रोस्कोपी को ही लिया जाए तो ये कितनी मददगार है, और इसकी रिकवरी सर्जरी सामान्य सर्जरी की अपेक्षा कितना सहज करता है? हाँ, लेप्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी इनोवेशन है हमारे डॉक्टरी फील्ड की, और लेप्रोस्कोपी की सबसे खूबसूरती जो है वो जो भी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। बहुत ऐसा नॉर्मली आजकल डे केयर सर्जरी का प्रोग्राम चलने लगा है, हम लोग मॉर्निंग ऑपरेट करते हैं, शाम तक बच्चों को, बड़े लोगों को घर भेज देते हैं। तो इतनी आसान ये चीज़ है, छोटे से चीरे से दूरबीन जाने भर का जगह होता है, उसमें हम लोग जाते हैं, कोई भविष्य में उस पर दाग नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 24 से 48 घंटे में मरीज़ बिल्कुल सही सलामत अपने घर चला जाता है। मरीज़ को दर्द कम होता है, घाव जो पकने का जो बोलते हैं, इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है, रिकवरी बिल्कुल स्मूथ होती है, फास्ट होती है। तो आजकल जहाँ भी संभव होता है हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करें। अच्छा, बच्चों से इतर सर आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि बच्चों को लेके तो लोग भयभीत रहते ही हैं, बड़ों की भी जब बात आती है और बात आती है ऑपरेशन की तो लोग डर जाते हैं। तो बहुत से लोग मानते हैं कि सर्जरी मतलब बहुत दर्द, बहुत खर्च और हॉस्पिटल में स्टे बहुत दिन का। तो इसके लिए आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे? देखिए, इन सब चीज़ों को ही दूर करने के लिए जैसे जैसे हर फील्ड में अपना इनोवेशन होता है, हर फील्ड में हर सारे फील्ड अपने अपने जगह पे आगे बढ़ रहे हैं। उस आगे बढ़ने के क्रम में ही इस लेप्रोस्कोपी का निजात हुआ कि हम लोग दूरबीन से करें, और ऐसा देखा गया कि बड़े लोगों में भी ये सारी चीज़ें जो हैं, जो दर्द है और जो रिकवरी है वो बिल्कुल फास्ट होती है, स्मूथ होती है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस के जो डर होते हैं, हर सर्जरी का अपना कुछ कॉम्प्लिकेशंस का डर होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो सारे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। जहाँ तक खर्च की बात की आपने, वो खर्च इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। आप 2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो 2 दिन का खर्च लगेगा। ओपन सर्जरी में हमेशा हॉस्पिटल स्टे जो होता है वो हमेशा लेप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो खर्च नो डाउट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कम होती है, और इसी कारण से आजकल इनको हम लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं और लोग उसको अपना भी रहे हैं। लोग खुद आके बाई चॉइस कहते हैं नहीं, हमें लेप्रोस्कोपी ही करानी है। तो आपको अपने समय के साथ साथ आपको खुद को अपडेट भी करते रहना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स
पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ओपन सर्जरी की लेप्रोस्कोपी में यूज़ नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे वो भी टेक्निक आ गए हैं इंजीनियर्स और उनके मदद से, तो सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अब लेप्रोस्कोपिक आने लगे हैं। तो लगभग ऐसी कोई सर्जरी आज के ज़माने में मैं ऐसा नहीं कह सकता जो लेप्रोस्कोपिक से संभव नहीं है। सर, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कोई ऐसा केस जो आपके लिए बहुत इमोशनल या बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ बताएं सर। वैसे तो डॉक्टर्स के, सर्जन्स के उसमें सारे केस ही चैलेंजिंग हैं और सारे इंटरेस्टिंग हैं। कोई केस ऐसा डॉक्टर कहे कि वो अनइमोशनल होके उसने कर दिया तो ये सही नहीं है। तो सब केस हमारे लिए इमोशनल हैं। ऐसा ये कहना कि इमोशंस किस केस के साथ था, किस केस के साथ नहीं था, लेकिन एक घटना जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए लोगों को, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। एक बच्चा था, अभी मुझे लग रहा है कि शायद साल डेढ़ साल पहले की घटना होगी, पिछले होली की घटना थी। उस होली में उस बच्चे ने खेल खेल में ही, होली खेल रहे थे, गांव का लड़का था, होली खेल रहा था और गांव में जैसे होली खेलते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, हुड़दंग में वो कहीं गिरा और उसके छाती में कील चली गई, एक निडल चला गया, बेसिकली कील भी क्या, सुई चली गई। और वो 3 हॉस्पिटल में गया, तीनों जगह उसकी सर्जरी हुई, वो कील अंदर का अंदर रह गया। वो धीरे धीरे कील अब कहाँ हली कहाँ गई ये नहीं कह सकते हैं। जब हमारे पास बच्चा लगभग 3 या 4 दिन बाद पहुंचा, उस स्थिति में जब हमने अपनी जांच कराई तो उस स्थिति में उसकी कील जो थी वो फेफड़े में थी, बिल्कुल अंदर। तो वो एक केस था। हम लोगों ने फिर उसमें दूरबीन के द्वारा ही, जो आपने लेप्रोस्कोपी की बात की, बेसिकली उसको हम लोग थोरैकोस्कोप कहते हैं, थोरैकोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा ही हम लोगों ने पहले जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, सबसे उसका लोकेशन एक अपने दिमाग में फिट किया और फिर दूरबीन के द्वारा ही हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। वो बहुत इंटरेस्टिंग केस था और वो लड़का आज भी कभी भी गोरखपुर से गुजरता है तो एक बार ज़रूर मेरे पास आता है। गरीब लोग भी थे, हमने पैसा भी ऑलमोस्ट समझिए फ्री में ही किया, ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ समाज सेवा के नाम पे, चूँकि वो लोग बहुत परेशान थे बेचारे, बंजारा लोग थे। तो वो केस मैं हमेशा याद करता हूँ और शायद मतलब वो लड़का जब आता है वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे लिए लेके आता है या फिर वो सिर्फ एक मतलब क्या कहें, श्रद्धा से आता है, मुझसे मिलता है और पैर छू के प्रणाम करता है। मेरे लिए मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगले दिन उसको छुट्टी भी कर दिया था, जो फिर मतलब दूरबीन और लेप्रोस्कोपी की जो हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो मैं उसका एडवांटेज बता रहा हूँ कि जो बच्चा 4 दिन से घूम रहा था, 3 जगह उसकी सर्जरी हो गई थी, बड़े बड़े चीरे थे उसके शरीर में। और अच्छा, यहाँ आने से पहले जी यहाँ आने से पहले बाकी अस्पतालों में 3 जगह गए हैं, 3 जगह उसकी सर्जरी हुई और हम लोगों ने उसको दूरबीन से ही निकाला और वो बच्चा आज भी आता है हमारे पास। तो वो एक आनंद की अनुभूति होती है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो समय का अभाव है सर, आखिरी 2 क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। आप जो युवा डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या किसी भी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, मेडिकल फील्ड हमेशा से ही डेडिकेशन, समर्पण का फील्ड रहा है। ऐसा सिर्फ हम जैसे आजकल के उसमें थोड़ा सा होड़ में बेसिकली लोग हैं कि पैसा कमा लें और सब कुछ कर लें, तो आज के ज़माने में पैसा हर फील्ड में है, ऐसा कहीं नहीं कहेंगे। मेडिकल फील्ड आप सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपका सेवा का भाव, समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आप जितना इस फील्ड में रखेंगे, आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान आप उतनी मेहनत करें, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप ट्रेनिंग के टाइम पे हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबों से ज्ञान, अपने प्रोफेसर से ज्ञान, आपका जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ मरीज़ों से मिलके एक एक मरीज़ आपको कुछ न कुछ सिखा के जाता है। तो आपके अंदर सीखने की वो ललक होनी चाहिए कि आप एक एक मरीज़ से हर बात को सीखें। और समर्पण तो आपको शायद ज़िंदगी भर रखना है, पढ़ाई आपको शायद ज़िंदगी भर करनी है, क्योंकि आप अपडेट नहीं रहेंगे, अपग्रेडेड नहीं रहेंगे। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल और एप्पल मोबाइल में भी हर महीने महीने अपडेट आता है,
तो अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो शायद आप मेडिकल फील्ड में पिछड़ते जाएंगे। तो जो भी कर रहे हैं, जो युवा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस डेडिकेशन को और उस ललक को अपने अंदर ज़िंदा रखें, बस यही कहना चाहूँगा। एक पर्सनल सवाल सर आपसे, वैसे मैंने आपको चिकित्सा क्षेत्र के अलावा क्रिकेट खेलते और भी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में देखा है। एक सवाल है सर, आप अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं सर? खाली वक्त में एक तो आपने बता ही दिया कि हम लोग क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो जब भी खाली समय मिलता है, बहुत डेली वाले तो नहीं हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल लें। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक़ है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो कुछ कुछ उस फील्ड में भी रुचि है, और दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है तो वो करते हैं। आपके साथ बात करके सर अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली। ये थे डॉक्टर रविकेश कुमार द्विवेदी, इस समय सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी ये हेल्थ से जुड़ी बातचीत आगे के एपिसोड्स में भी जारी रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू।